अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लॉ, द डेफिनेशंस ऑफ लॉ एंड द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद दीज डेफिनेशंस, nature of the law and its functions. We will also discuss merits and demerits of the fixed principles of law. So let us start. Okay, बेसिकली जो वर्ड लॉ है वो एक ओल्ड जर्मेनिक वर्ड लैग से निकला है जिसका मतलब है फिक्स्ड। और ये कह और ये पता करना कि लॉ कितना कदीम है, हाउ ओल्ड इज़ द लॉ, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेस द ओल्डेस्ट लॉ। सो बिब्लिकल इफ़ वी फॉलो द बिब्लिकल टीचिंग्स जो इस्लाम में है या क्रिश्चियनिटी में है, तो वो हमें ये पता चलता है कि जो इंसान ने जो पहली गलती की थी या जो पहला जो लॉ उसने तोड़ा था वो था जो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट लॉ दैट वाज ब्रोकन एंड मैन वाज सेंट टू अर्थ। और जिस तरह से ये इंसान जो है उसके बाद उसकी नस्ल बढ़ी। तो बहरहाल इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ट्रेस द लॉ एंड but one fact which is very much accepted by all of the jurists, that is the primitive law was based on customs, usages and those traditions। जिस तरीके से इंसान अपने काम करता था उसने उन्हीं उन्हीं तरीकों को रूल्स उन्हीं रूल्स को लॉ की शक्ल दी, जो कि आज हमारे पास मुख्तलिफ लीगल इंस्टीट्यूशंस की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो बहरहाल इट इज़ जो अब मेरी जो थर्ड जो लाइन है वो यही कह रही है कि इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू डिफाइन लॉ एज टू पुट ऑल ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स इन अ नोशन। आई मीन इफ यू वांट टू हैव वन सिंगल सेंटेंस which basically tells all of the properties characteristic of law, it is impossible. For example, law is system of rules laid down by legislator and judges. Law is made up of rules based on higher morality. Law is a tool used by ruling class to oppress the lower class, which is, I mean, this last definition is basically set by मार्क्सिस्ट। अब देखें ना, ये जो तीनों जो डेफिनेशंस हैं, ये तीनों डेफिनेशंस लॉ के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें बता रही हैं। एक कहता है जी कि वो जो लेजिस्लेटर्स यानी कि जो असम्बलियाँ हैं, असम्बलीज हैं, ये जजेस हैं, जो वो करते हैं वो लॉ है। एक कहते नहीं, जो अल्लाह ने या नेचर ने इंसान के अंदर उसके कॉन्शियस में मोरालिटी में डाल दी है वो लॉ है। एक कहते नहीं, लॉ वही है जो अपर क्लास जो वो लोअर क्लास को अप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो यू कैन सी दैट jurists have tried to define law by its sources, some have tried to explain it by its effects, जिस तरह कि उसका इफ़ेक्ट है कि वो लोअर क्लास को दबाता है, और जो इसका पर्पज़ है, पर्पज़ यानी कि वो लॉ जो है सोसाइटी में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को प्रमोट करता है। तो बहरहाल दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। And one more thing, that why some rules are treated as law and others just rules of morality. I mean, this is a very important question, and it's not easy to answer it. So, these are the problem areas that we are going to discuss. But still, you see, we need to have some relevant definitions to start for a starting point. तो ये वो सारे प्रॉब्लम एरियाज हैं जिनको हम अभी एड्रेस करेंगे इसी क्वेश्चन में। सो फर्स्ट थिंग इज दैट फॉर श्योर लॉ इज डायनामिक, इट कैन नॉट बी स्टैटिक। वाई? बिकॉज सोसाइटी चेंजेस एंड लॉ इज मेड अप फॉर द वेल बींग ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि लॉ बनाया ही इंसान के लिए था, तो जब इंसान की जो ख्वाहिशात उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं, लॉ भी चेंज होता रहता है, इसलिए वो डायनामिक है। लेकिन कुछ रूल्स या लॉज ऐसे हैं जो कि एब्सोल्यूट है। फॉर जिस तरह इस्लामिक लॉ के जो चंद कंसेप्ट हैं हदूद के, जो पनिशमेंट्स के, दे आर रिजिड एंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड। इसी तरह किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको चेंज करना इतना आसान काम नहीं होता, वो रिजिड होता है। Uh, but to study law, what we need to understand is the cultural educations. I mean, cultural education in the sense that different societies have different cultures, so they have different moralities there. They have different, uh, they put different kind of उनका जो उन
की जो ख्वाहिशात हैं, यानी कि और वो जो चीज़ चाहते हैं, वो सोसाइटी, हर सोसाइटी में वो डिफरेंट है। इसीलिए आपको कल्चरल डाइवर्जन आपको स्टडी करनी पड़ती है। और हर सोसाइटी के चूँकि कल्चरल उनके नॉर्म्स मुख्तलिफ हैं, इसीलिए उनके लॉज भी इसीलिए मुख्तलिफ होते हैं। और कल्चरल एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल, social and economical aspects. And this is the reason why, if you want to study anthropology or sociology of the law, you need to understand culture. Or this is the reason why the scope of law has been increased in this recent times. Why? Because man is demanding continuously more and more, and this is the reason why law is being changed uh, speedily. And so, what are the problems with definitions of Austin and Solomon? Professor Austin, Professor Solomon, again, whoever wants to study jurisprudence, English jurisprudence especially, he will go through Austin and Solomon again and again. So, the definition of Austin is lies command of sovereign backed by sanction. So, Austin has described that sovereign is the source of a law, command is the shape, and sanction is the inherent element of that command. यानी कोई भी कमांड जो है, जो सॉवरन की होगी और उसमें सैंक्शन भी मौजूद हो, वही सिर्फ लॉ है। अब ये जो डेफिनेशन है, फॉर श्योर मॉडर्न टाइम्स में इस डेफिनेशन की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है। लेकिन चूँकि कॉलोनियल एरा की ये डेफिनेशन थी, और ऑस्टिन ने एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट पे उसका बड़ा असर था। इज़ आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो उसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं जो मैंने बताई हैं, वो ये कि एक तो बात ये कि वो जो कह रहा है ना कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन। अब सॉवरन मीन्स कि स्टेट के अंदर ही सॉवरन होता है, लेकिन स्टेट से पहले भी लॉ था। जिस तरह की जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ थी जहाँ पे कस्टम्स थे, अब वहाँ पे कुछ सॉवरन एज सच नहीं था, वहाँ पे एज सच कमांड नहीं थी, लेकिन लोग वैसे ही उसको फॉलो करते थे। फिर कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनमें कमांड्स नहीं होती, जिस तरह आपका राइट हासिल है, राइट टू वोट, मैंने साथ एग्जांपल भी दी है। यानी कि आपका राइट है राइट टू वोट, अगर आप वो अगर आप वो राइट एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी किसी ने आपको पनिश नहीं करना कि आपने ये राइट एक्सरसाइज क्यों नहीं किया। तो ये कह देना कि लॉ सिर्फ कमांड है, वो भी गलत है। फिर कुछ लॉज में सैंक्शन नहीं होती, अगेन कस्टम्स, बहुत से कस्टमरी लॉज ऐसे हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो हम वैसे उनको फॉलो करते हैं, इस सोच के बगैर कि हमने वो फॉलो ना किया तो हमें सज़ा होगी या नहीं होगी। फिर इंटरनेशनल लॉ में कोई सॉवरन नहीं होता, तो ऑस्ट्रेलिया की डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ को भी एक्सप्लेन नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सॉवरन के ऊपर कुछ कदगन लगाई जाती है कि उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिट, उनके ऊपर भी लिमिट हो। अब ऑस्टिन का जो सॉवरन है, दैट इज बियॉन्ड एवरी लॉ, कोई लॉ उसको काबू नहीं कर सकता। तो ये भी एक उसकी शॉर्ट कमिंग है। फिर उसके बाद सॉलमन ने कैसे डिफाइन किया कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ रूल्स इन्फोर्स बाय द कोर्ट्स ऑफ लोकल कोर्ट्स, मीन्स कि वो रूल्स हैं जिनको लोकल कोर्ट्स रिकग्नाइज करते हैं और इन्फोर्स करते हैं। सारी बातें इन्फोर्स उसी वक्त करेंगे जब वो उनको रिकग्नाइज करेंगे। अब इसमें भी जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने हाईलाइट की हैं, वो तीन हैं। अगेन ये दो डेफिनेशंस हैं, इसके अलावा भी और डेफिनेशंस हैं, वट एवर डेफिनेशन यू मे चूज, बट फॉर द रेफरेंस I have chosen these two definitions and I have particularly focused on these two definitions. तो पहली बात वो ये कहते हैं कि जी, कि इट एम्फोसाइजेज ओनली ऑन कोर्ट डिसीजंस। अब सिर्फ कोर्ट के डिसीजन को लॉ नहीं कहा जा सकता। लॉ इसके अलावा मुख्तलिफ और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलहदा है, इसके अलावा है और भी लॉज की मुख्तलिफ इकसाम है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस एक डेफिनेशन में नहीं आती। फिर it does not tell us about some concrete aspect of law। ये सिर्फ हमें ये एक बड़ी इसकी एक एब्स्ट्रैक्ट सी डेफिनेशन है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि कौन सा लॉ वो कैसे बनता है,
उसको इन्फोर्स किन सूरत हाल में किया जाता है, और क्या जब वो इन्फोर्स किया जा रहा है तो उसको फाइनलिटी हासिल है या नहीं है, जो कि नहीं होती। और लास्ट वन है कि क्योंकि सॉल्वमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो बेसिकली कोर्ट्स जब कोई लॉ रूल अप्लाई करती तो उनका जो मेन उनका एक मकसद होता है, वो मकसद होता है टू प्रोवाइड जस्टिस। लेकिन सारे लॉज जस्टिस के लिए नहीं होते, इनके और भी फंक्शंस हैं। इनके फंक्शंस सोसाइटी में पीस एंड ट्रंक्विलिटी प्रोवाइड करना भी है ना, सिर्फ जस्टिस प्रोवाइड करना नहीं होता। तो अगेन ये तीन चार, इसके अलावा भी जो मज़ीद इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं और भी हैं, जो कि यू कैन पॉइंट देम आउट, बट द थिंग इज़ कि ये एक रेफरेंस के लिए मैंने ये दो डेफिनेशंस चूज़ की थी। Next is the some other definitions, because if you have this question like define law by different uses, you should have at least 4 to 5 definitions in your mind, and also not only 4 to 5 definitions, but also how you will criticize those 4 or 5 definitions. So Cicero, or you call him Cicero, because he was a Roman jurist, so he termed law as the highest reason implanted in nature. So if you talk about nature, it means that it is about natural law. So when you talk about natural law, it will always be an abstract thing. Why? Because नेचुरल नॉर्म्स जो है मुख्तलिफ सोसाइटी में मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए ये भी एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। फिर एक बहुत प्रोमिनेंट जर्मन जूरिस्ट था जो कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट से उसका तलक, जिसका नाम था सेविग्नी। तो सेविग्नी ने ये कहा कि लॉ इज़ अ बंच ऑफ रूल्स थ्रू विच इनविजिबल लाइन इज ड्रॉन बाय विच इंडिविजुअल्स ऑब्टेन सिक्योर एंड फ्री स्पेस। आपके जो राइट्स डिक्लेयर हो जाते हैं उसको लॉ कहते हैं। और राइट क्या है? आपकी वो फ्री स्पेस जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट जो है उसको फुली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल, क्योंकि उसका गेंद तलक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट से था, तो उसने ज़्यादातर वो कस्टम्स पे उसका बिलीव था कि ये एक एवोल्यूशनरी जो है वो एक प्रोसेस है, जो सॉरी ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो जिसमें हम इंसान ने जो है वो हिस्ट्री में मुख्तलिफ मराहिल तय किए, ठीक हो गए। स्पेशली जो कस्टम्स है उनकी बेस पे जो इंसान ने कानून बनाया, और वो इसीलिए एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो कि पॉजिटिविस्ट भी हैं, उनकी इस बात को नहीं मानता कि लॉ जो है वो लेजिस्लेचर्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हेगल है, अगेन इज़ अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्मन जूरिस्ट, और उसने वो बेसिकली बिलीव करता था स्टेट सॉवरेनिटी पे। तो उसने कहा था कि state law and state are the product of evolution, and legal institutions make the law. Of course legal institutions make the law means कि पार्लियामेंट है या जजेस हैं वो लॉ बनाते हैं, और ये अगेन पॉइंट आउट कर रहा है स्टेट की सॉवरेनिटी को। लेकिन ऑफ कोर्स हेगल ने जिस तरह की स्टेट सॉवरेनिटी की बात की थी वो काफ़ी ज़्यादा ओमनीपोटेंट थी, यानी कि सब कुछ स्टेट के पास होना चाहिए, जबकि ऐसा मॉडर्न वर्ल्ड में अब नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और वो स्टेट सॉवरेनिटी में उसने ये दरार डाली है। और हिस्टोरिकल स्कूल, जिस तरह ऊपर मैंने 70 की बात की, दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ कॉन्शियस लॉ मेकिंग। कॉन्शियस लॉ मेकिंग मीन्स ऑफ कोर्स लॉ मेकिंग बाय पार्लियामेंटेरियंस। वो ये कहते हैं कि ये खुद ब खुद बन जाता है, ये हिस्टोरिकली बनता है, कस्टम्स के थ्रू बनता है लॉ। Okay, so next is that how is the, I mean, if you want to understand the law for sure, whenever you are trying to define law, you have to define it by either by sources or also by its effect and functions. And functions in a society is very important to understand law. So, I mean, self-explanatory points I have written here. That is one of the is the maintenance of public order and safety for sure in a society to for peace and tranquility. The maintenance of public order is very very important. Then is the protection of fundamental rights for sure. If law is not protecting your fundamental right, then what is the need of that law? ऐसे कानून का क्या फ़ायदा जब बुनियादी हकूक़ को ही
का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। तो लॉ का मकसद जो है सोसाइटी में वो क्या है? बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। फिर उसका काम है एक पॉलिटिकल सिस्टम देना। पॉलिटिक्स का और लॉ का बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। तो पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ कोर्स उसी वक्त आपको एक मिलेगा जब कानून की अमलदारी होगी। Regulation of economic activity for, I mean, if you want to do some contracts, if you want to conclude some agreements, so you need a proper promulgation of law. And regulation of human relations, for example, again, for concluding contracts, even your family things like marriage. अब marriage का जो law है या family inheritance के जो laws हैं, ये भी ह्यूमन रिलेशंस को जाहिर करते हैं फॉर श्योर, और ये इनको भी लॉ ऑफ द लैंड ही डील करता है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल हॉराइजन्स पे जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी एक लॉ की एक किस्म ही है ना। तो ये यानी कि ये सब के सब वो पॉइंट्स हैं जो एक सोसाइटी में, इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लॉ की इंपॉर्टेंस क्यों है सोसाइटी में। तो इसके अलावा भी और भी कई पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन दीज आर द लाइक द मेन पॉइंट्स दैट आई हैव selected. नेक्स्ट इज द मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड रूल्स ऑफ लॉ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप कहते हैं ना जी कि कानून बन गया और कानून जो है वो अंधा होता है। ये एक बड़ी एक लाइन है। तो वो क्यों है इस तरह? क्योंकि उसके रूल्स बड़े फिक्स्ड होते हैं, वो नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो ये बात हम कर रहे हैं। अब उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा कि यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी, जो डिसीजंस हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म होंगे, वो सर्टन होते हैं, और आपको ये पता होता है कि इस तरह फ़ैसला नहीं होगा कि एक केस का एक कोर्ट किसी और तरह फ़ैसला करे और दूसरी कोर्ट उसी तरह के केस का किसी और तरह फ़ैसला करे। तो ये चीज़ें जब फिक्स्ड रूल्स होते हैं तो नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट वन इज द अवॉइडेंस ऑफ आर्बिट्रेरी एंड बाइस्ड एंड डिसऑनेस्ट डिसीजंस। तो आर्बिट्रेरी, सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ आर्बिट्रेरी, आई मिस्ड आई थिंक द वर्ड आर हेयर। बहरहाल इसमें यह है कि आप जब आपके पास फिक्स्ड रूल्स होते हैं तो कोर्ट्स जो हैं वो कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं वो डिसऑनेस्ट नहीं होते। वो किसी की तरफ बायस को कहते हैं। बायस का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से किसी के हक में फ़ैसला दे देना। कि फ़र्ज़ किया कोई अमीर आदमी है या कोई बहुत पावरफुल आदमी है तो उसके हक में फ़ैसला कर देना। तो इस तरह के डिसीजंस को हम आर्बिट्रेरी डिसीजंस कहते हैं या बायस डिसीजंस कहते हैं। जब फिक्स रूल्स होते हैं तो फिर अमीर गरीब या इस तरह के पावरफुल या कमज़ोर आदमी का कोई कंट्रास्ट या उनका कोई डिफरेंस नहीं होता फिर। सो और अगर ये दोनों चीज़ें सही होंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विच इज़ वन ऑफ द चीफ गोल ऑफ लॉ। एक लॉ का जो वो मेन गोल क्या है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कानून इंसाफ पहुंचाना। तो इंसाफ जाहिर सी बात है, अच्छा इंसाफ पहुंचेगा। फिर जब ये सब बातें पूरी होती है तो देर इज़ जो अवाम के अंदर एक रिलायबिलिटी आती है, अवाम ट्रस्ट करती है कोर्ट्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे। तो इससे सोसाइटी जो है वो इनक्रेज होती है और सोसाइटी जो है वो ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्रेस ज़्यादा होती है, जो कि लॉ का एक अल्टीमेट पर्पस भी होता है। Now the demerits, of course, if there are merits, there must be demerits also. So one of the demerit of the law is that it is very rigid. Sometimes, and when it becomes rigid, it is not easy to change it. For example, if you see American Constitution, it is not easy to change American Constitution. इट्स वेरी, या पढ़ेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा तरीका कितना मुश्किल है, कितना कम्बरसम प्रोसेस है। फिर जजेस के सामने अगर लॉ आता है कि भाई आपने एक लॉ को उसी तरह इम्प्लीमेंट करा, तो फिर कई दफ़ा आप जब प्रैक्टिस में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि लॉ को आप बिल्कुल एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी बहुत गुंजाइश देनी पड़ती है लिटिगेंट्स को।
तो ये रिजिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से जो है इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। फिर देन एंड कंजर्वेटिव नेचर टू मेंटेन स्टेटस को, many times we see judges and lawyers, they do not want to go towards some innovative approach. They just want to stick to that law. अब वो लॉ चूंकि ऑलरेडी रिजिड है, उसकी चेंजिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि चेंज करना ही लॉ को इतना मुश्किल है, तो फिर वही पुराने लॉज कई दफ़ा उसी तरीके से अप्लाई हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जस्टिस जो है वो बाकायदा नहीं पहुंच पाता, एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। फॉर्मलिज्म मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा जब लॉ की टेक्निकलिटीज़ में चले जाएं, सब्सटेंस को ना देखें, यानी कि जिस मकसद के लिए कोई केस आया है आप उस केस को ना देखें, आप उस टेक्निकलिटी में चले जाएं कि भाई ये टाइम बार्ड तो नहीं है, क्या ये आदमी लेट तो नहीं आया, इसके पास जैसा कि कई दफ़ा होता है ना, अपील का एक टाइम होता है, बस टाइम से एक दिन ऊपर गुजर गया, एक घंटा ऊपर गुजर गया, तो आपने उसको डिटेन नहीं किया। तो ये वो फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनमें हम लॉयर्स या जजेस चले जाते हैं। And due to that there is needless undue complexity when you are making codes especially। तो जब आप उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इंटरप्रिटेशन के अब यू विल सी इट इन एंड यू विल स्टडी इट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस के हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। आई मीन इट इज इटसेल्फ की इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज इटसेल्फ अ बिग बिग सब्जेक्ट। आप बजाय इंसाफ पहुंचाने के आप उसकी इंटरप्रिटेशन में इतने वो उसकी कम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं कि अगेन जो मेन पर्पस है वो इंसाफ पहुंचाना, वो नहीं पहुंचता। सो टू कंक्लूड, you can say that it is almost impossible to present the complete definition of law। बहरहाल में हमने इस क्वेश्चन में हमने 5 डेफिनेशंस को हमने पढ़ा है। एंड द लॉ कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नीड्स। फॉर सोसाइटी के हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से चेंज होता रहता है लॉ। तो लॉ को डिफाइन करना है, या आप उसको सोर्सेज के थ्रू डिफाइन करेंगे, या उसके पर्पस, या फिर उसका जो फंक्शन होता है उसके तहत। Customs, legislation, judicial decisions are popular sources through which law is defined। Customs जिस तरह के हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते हैं कि कस्टम से बनता है लेजिस्लेशन, जिस तरह पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट वाले या एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि लेजिस्लेशन से बनता है। जुडिशियल डिसीजंस में भी इसी तरह, जिस तरह कॉमन लॉ जो है, जो इंग्लैंड का लॉ है, वो बना ही सारा तकरीबन जुडिशियल डिसीजंस पे है। So in the end, without law, society can never progress। So I hope that this very short presentation have given you a bit of insight into this whole questions। I have tried my best to put all the relevant points there। Again, if you want to study more, you need to go into all these points। You can search it on internet, or you can directly ask me through my email or through WhatsApp। Thank you।